हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। पीएम मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में सौर ऊर्जा के फायदे और इससे जुड़ी चुनौती से निपटने के तरीकों पर बात की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और टिकाऊ है। चुनौती ये है कि यह ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है और मौसम पर निर्भर करती है। ऐसे में एक दुनिया, एक सूर्य, एक ग्रिड, सिर्फ एक दिन में सौर ऊर्जा उपलब्धता की चुनौती से निपट सकता है। भारत ने मंगलवार को छोटे द्वीपीय देशों के साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल पे उन सब के संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई उम्मीद और नया आत्मविश्वास, नया संतोष प्रदान करती है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के इतर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परमार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध बिल गेट्स से मुलाकात की है। मोदी और अमेरिका के अरबपति उद्योगपति की बैठक गेट्स द्वारा छोटे द्विपक्षीय देशों के ढांचे में विकास की पहल और रेंजिलेट आइलैंड स्टेटस शुरू किए जाने के बाद हुई है और गेट्स का ये फाउंडेशन महामारी के मुकाबले के लिए काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे जहां कोविड-19 टीकाकरण कवरेज कम किया गया है और पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। दौरान बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद होंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। कैप्टन ने अपना इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी को भेजा है। साथ ही सिद्धू पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। पार्टी एक दिन इसके लिए पछताएगी। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 हेलीकॉप्टरों समेत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस मामले पर मंत्रालय के निर्णय लेने वाली सर्वेक्षण संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद पर बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार पर केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टी को जब्त करने की अस्थायी नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टी, गोवा का 250 करोड़ का रिजॉर्ट और 600 करोड़ की एक शुगर मिल शामिल है। ये संपत्तियां 1400 करोड़ से ज्यादा की हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को नई दिल्ली में दिया जाएगा। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन और श्रीजेश PR समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के स्लीपर सेल पर भंडाफोड़ किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। उनके घर से 2 AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 208 AK गोलियां और 4 पिस्तल और 5 मैगजीन बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोग चपेट में आए हैं। मामले में गाजीपुर के जिला अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास 2 जोरदार धमाके हुए। इनमें से 19 लोगों की मौत हो गई और 43 घायल हैं। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ। करीमी ने कहा के मुताबिक दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में ही हुआ। घटनास्थल से गोलियों की आवाज सुनाई गई है।
जम्मू कश्मीर में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 9:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 3 लोकसभा और 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों पर मतदान को बुधवार को मतगणना हुई और जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 15 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने परचम लहराया और राजस्थान हिमाचल में कांग्रेस ने क्लीन स्वाइप किया है। विधानसभा की 8 सीटों में कांग्रेस ने जीता है तो टीएमसी के खाते में 4 सीटें आई हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जादू चला है। दिनहाटा, गोसाबा और खरदाहा और साथ ही शांतिपुर विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग की गई थी। सभी सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही विधानसभा में टीएमसी के विधायकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली हैं। राज्य में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने ऐसे भी बीजेपी के लिए उपचुनाव में ये नतीजे झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए राज्य की सत्ता में दोबारा लौटने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। कर्नाटक उपचुनाव 2021 में नतीजे में कांग्रेस और बीजेपी को एक सीट मिली है। कांग्रेस ने हनल सीट 7,300 से ज्यादा वोटों से जीती। बीजेपी दूसरी ओर जेडीएस तीसरे नंबर पर, तो वहीं बीजेपी ने सिंदगी सीट 31 से ज्यादा वोटों से जीती है। कांग्रेस दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिए और उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीती है, जहां चुनाव जीतना काफी बड़ी जीत है। और साथ ही पीएम मोदी के दौरे के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पृथ्वीपुर, जोवट और खंडवा लोकसभा के लिए जीत पीएम मोदी को समर्पित की जाएगी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के प्रभारी रहे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन को दिया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में मुकाबला भय और आतंक के खिलाफ था। जनता ने सच्चाई का साथ दिया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर पर भी नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सागर में मंत्री भूपेंद्र के निवास पर आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। साथ ही मिठाइयां भी बांटी। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर मंत्री भूपेंद्र का स्वागत भी किया। उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद भाजपाइयों ने छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि एमपी में हुए उपचुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। बीजेपी का यह कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया है और इस दौरान कई वरिष्ठ अफसर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग चल रही। दरअसल बीते दिनों में रमन सिंह के यूपी नेताओं से मुलाकात को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कह दिया था कि उनके कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। इस पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को उनकी चिंता छोड़ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव में अतिथि प्रोटोकॉल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ को सौगात देने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी को भूलने कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए नाराजगी जताई है। सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में इस साल 2311 से ज्यादा सहकारी समिति केंद्रों से 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया। वही धान खरीदी की तैयारियों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय अफसरों की बैठक ली और साथ ही धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय मुरैना दौरे पर हैं। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जौरा पहुंचकर गांधी आश्रम में समाज सेवी
गुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि सुब्बा राव जी का पूरा जीवन मानव सेवा में व्यतीत हुआ। उनके किए गए कार्यों से कई लोगों का भला हुआ। सरगुजा आईजी अजय यादव बलरामपुर के झारखंड सीमा से लगे बंदर चूहा पुलिस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस विश्राम गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहां पौधारोपण भी किया, साथ ही जवानों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ सरगुजा एसपी भी मौजूद थे। रायगढ़ जिले में कोरोना काल में राहत शिविर के लिए जारी की गई राशि के हिसाब में गड़बड़ी सामने आई है। सारंगढ़ ब्लॉक से ही लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की राशि का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। मामले में कलेक्टर ने जनपद सीईओ और एसडीएम से 15 दिन के अंदर बिल वाउचर के साथ खर्च की जानकारी मांगी। बस्तर को पूर्वी भारत से जोड़ने वाली हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस के संचालन के लिए वॉलंटियर रेल मंडल ने पूर्वी रेल जोन को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को नियमित करने की मांग की गई है। 22 अक्टूबर को रेल मंडल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक में यात्री ट्रेनों को बंद रखने को लेकर सदस्यों और रेल अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। दुर्ग में कामधेनु विश्वविद्यालय के सैकड़ों कर्मचारी वेतन निर्धारण और वेतन कटौती की राशि के वापसी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन के। कर्मचारी अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में शासकीय लवंग साहस महाविद्यालय में प्रचार के खिलाफ छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। प्रिंसिपल पर छात्र छात्राओं ने अभद्रता और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। बिलासपुर में एक किन्नर ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। हंगामे के बाद सिविल लाइन पुलिस और रक्षा टीम के हस्तक्षेप के बाद किन्नर को शांत कराया गया। एमपी के बिजली कर्मियों ने हड़ताल वापस ले लिए। डीए वेतन वृद्धि और एरियर की राशि नहीं मिलने से बिजली कर्मी नाराज चल रहे थे। विभाग के पीएस संजय दुबे से चर्चा के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। 6 किश्तों में इंक्रीमेंट देने और डीए के आदेश जल्द करने के आश्वासन के बाद बिजली कर्मी मंगलवार को काम पर लौट गए हैं। रायपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वीवी विहार पर एक बंद पड़े मकान से लगभग 500 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए की आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में हो रहे धनवांतरण के विरोध में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। नक्सलियों ने पर्चे में आदिवासियों को जागरूक होने की बात लिखी है। भानुप्रतापपुर के कोयली बेड़ा गांव के आसपास नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जबलपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन को 7 नवंबर तक टालने की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि त्योहारों के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कम ही आएंगे, लिहाजा वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्थगित रखा जाए। दतिया के माता रतनगढ़ मंदिर में 6 नवंबर को लगने वाले मेले में प्रशासन की तैयारियां काफी चौक चौबंद है। सुरक्षा में 3 मोटर बोट और 200 जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि जिले में 3 पुल जो रतनगढ़ मंदिर को सीधे जोड़ते थे वे बाढ़ के सैलाब में बह चुके हैं। प्रशासन ने सभी रास्ते बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए हैं। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बिलासपुर कलेक्टर सार्यांश मित्र की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आयोजित राज्योत्सव के कार्यक्रम में ना तो उन्होंने आमंत्रित किया गया उन्हें और न ही महापौर, सभापति, जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मान पूर्वक कार्ड में लिखकर आमंत्रित किया गया। रायपुर के सराफा कारोबारी की कार से कोरबा में 1 किलो सोना चोरी मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कार का ड्राइवर रवि साहू ही निकला। ड्राइवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार का शीशा तोड़कर गोल्ड चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीथमपुर के SBI बैंक पे लॉकर रूम से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं बैंक कर्मियों ने लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र में जंगल में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव का शिनाख्त कुरीडी के निवासी खिलावन के रूप में किया है। वहीं फिलहाल पुलिस मार्ग कायम करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जबलपुर के सरदा बीट में एक तेंदुए का शव खेत में पड़ा मिला। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम के मुताबिक तेंदुए के शरीर में किसी भी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं है। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी कॉलेज जबलपुर भेज दिया गया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी आज धनतेरस के दिन नए अंदाज में नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी सांसद सुनील सोनी धनतेरस के दिन अपनी पुश्तैनी दुकान रुक्मणी ज्वेलर्स पहुंचे और दिन भर धनतेरस की ग्राहकी संभाली। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई सालों से धनतेरस के दिन अपनी दुकान में मौजूद रहते हैं। इंदौर में दिवाली में सबसे ज्यादा कारोबार देखने को मिला है। आलम यह है कि शहर के अंदर 5 साल में सालाना कारोबार 38,000 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये एमपी की जीडीपी में 19% की भागीदारी दे रहा है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ सोना चांदी और ऑटोमोबाइल में भी सबसे अधिक कारोबार दिखाई दे रहा है। इंदौर के राजवाड़ा पर महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली पर सुख समृद्धि की कामना करने के लिए भक्तों का तांता लगा। इस मौके पर माता को नए वस्त्र पहनाकर आभूषण और स्वर्ण आभूषण से श्रृंगार किया गया। भक्तों ने दर्शन कर पूजन कर माता से सुख समृद्धि की कामना की। विदिशा में भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की गई। यहाँ भगवान कुबेर की 12 फीट की ऊंची विशालकाय मूर्ति की स्थापित की गई। पुरातात्विक नियमों के मुताबिक यहाँ किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वर्जित है, लेकिन 20 साल से कुछ लोग धनतेरस पर यहाँ आकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ग्वालियर में धनतेरस की जबरदस्त रौनक है। यहाँ धनतेरस पर बाजार बड़ी खूबसूरती से सजे हैं। यहाँ के सराफा बाजार, टोपी बाजार और नजरबाग मार्केट से लेकर जितने भी मार्केट है वहाँ पर कॉर्पोरेट बिछाए गए हैं और ग्राहकों का स्वागत करने के लिए बैंड बाजों की व्यवस्था भी की गई है। जबलपुर में इस बार दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। एक तरफ सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री के नियम और दूसरी तरफ महंगाई का असर जबलपुर के पटाखा बाजार में देखने को मिल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।